फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। एंड दोस्तों, आज फिर अपन एनवायरनमेंट साइंस एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। दोस्तों, कल अपन ने ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस किया था। उससे आगे फॉरवर्ड करते हुए माई सेल्फ उमेद विद ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई चैनल सिविल इंजीनियर उमेद। एंड दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपन ओजोन लेयर का जो केमिकल रिएक्शन होता है, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है, उस जगह से अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन ऑफ द ओजोन डिप्लीशन कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो वहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में अपन ने बात की थी कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन होता जा रहा है और उसके डिप्लीशन के कारण क्या हो रहा है, जो यूवी रेज है वो अपनी अर्थ सरफेस पे आती जा रही है। अर्थ सरफेस पे आ रही है तो जिससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ओजोन डिप्लीशन कर रहा है अपना ग्लोबल वार्मिंग, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड कैंसर, मोस्टली कैंसर यूवी रेज के कारण जो ह्यूमन पे इम्पैक्ट आता है वो कैंसर कॉजिंग है। एंड उसके बाद में अपने प्लांट है, अपनी जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ द ओजोन डिप्लीशन। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन में क्या होता है कि जब अपना ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, वो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जब ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट, जब उसके ऊपर यूवी रेज का इफेक्ट होता है, यूवी रेज उस पर पड़ती है, तो अपना ऑक्सीजन भी क्या होता है, स्लोफ्रोस पिछले लेक्चर में देखा था कि ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल होता है अपना, वो डिफ्लेक्ट होके या फिर ओजोन है वो ब्रेक हो करके O2 प्लस के नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस तरह से जब नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है फिर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी लाइट। जिस तरह यहाँ पे देखा गया है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, अपना नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और क्या दे रहा है अपन को, O3 दे रहा है। इस तरह से दोस्तों, जो O2 है वो O2 भी अपना क्या कर रहा है, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी लाइट, एक नेसेंट ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहा है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन O3 से इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी लाइट, O3 से O2 प्लस के ऑक्सीजन में जो डिस्ट्रक्शन होता है वो प्रोसेस जल्दी होता है। जो किसके कारण होता है, अपना जो हेलोजेंस होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ओजोन का अपना जो पार्टिकल होता है, ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़ देता है और ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है। तो इस तरह से ये साइकिल दोस्तों केमिकल रिएक्शन होती रहती है और इस तरह से अपना ओजोन है वो क्या करता रहता है, टूटता रहता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। नाउ द क्लोरीन रिएक्ट विद द O3 इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट। जैसा कि मैंने बताया था कि दोस्तों, जो ओजोन के साथ में अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या जो भी अपना हेलोजेंस है या क्लोरीन है, कैसे भी करके स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती है। उसके बाद में वो क्या करती है दोस्तों, ओजोन के साथ में रिएक्शन करती है। तो ओजोन के साथ में रिएक्शन करने का क्या मीनिंग होता है कि जैसे ही क्लोरीन जाएगा अपना किसके साथ में रिएक्शन करेगा दोस्तों, ओजोन के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन पार्टिकल को निकाल के, एक ऑक्सीजन एटम को निकाल करके ClO बना लेता है, क्लोरीन का एक ऑक्साइड बना लेता है और ऑक्सीजन को लिबरेट कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों, जो ClO फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है जो कि अपना O3 के टूटने के कारण बनती है। तो उसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर ये क्लोरीन में बदल जाती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों जो अपना स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर को O3 के रूप में रहना चाहिए था, वो ओजोन O3 के रूप में ना रह करके O2 और ClO के फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। तो इस तरह से अपना क्या होता है, डिप्लीशन होता है ये ओजोन लेयर का। तो दोस्तों, आगे ये रिएक्शन कैसे कंटिन्यू होती है, जैसे ही पहली प्रोसेस हुई थी ऐसे ही ये साइकिल है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। और आगे क्या होता है कि दोस्तों, फिर से एक क्लोरीन है वो O3 के साथ में रिएक्शन करके क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है और फिर वो जो ऑक्सीजन है फिर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या बनाता है, O3 बनता है। ये सारा प्रोसीजर होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट होती है और इसमें मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है अपना यूवी रेज। तो दोस्तों, इस तरह से ये साइकिल है जो O3 का बनना, O3 का टूटना, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। अगर हम क्लोरीन का प्रोडक्शन या क्लोरीन का यूज करना हम छोड़ देंगे अपने एनवायरनमेंट में,
उसको हम जैसे कि एक तरह से ये अपने स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर है जो अपने इंसान को बचाती है, कैंसर कॉजिंग रेज को अर्थ पर आने से रोकती है, तो उस लेयर को अपन डिस्ट्रॉय होने से, उसमें होल होने से अपन बचा सकते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनका प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, और या फिर उनका एक तरह से इंसान की तरह सोचे तो उनका यूज ही बंद कर देना चाहिए और प्रोडक्शन भी यूज बंद कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। दीज ऑल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द O3 कंटिन्यूसली टेक प्लेस। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिएक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है जो, और इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो दोस्तों इस तरह से अगर ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, अपना ओजोन लेयर डिफ्रैक्ट होता जाती है और उसमें होल हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि इन द अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन द विंटर टेम्परेचर फॉल। अब देखो अब दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि क्या कारण है कि जो होल पाया है अपना ओजोन लेयर में, जो होल मिला है वो अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में ही मिला है। व्हाट इज़ द रीजन? तो इसका रीजन को अपन को समझने के लिए समझना पड़ेगा दोस्तों। अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, और माइनस में भी 80, 90, 50 से अबव टेम्परेचर पहुंच जाता है। और जो जैसे ही टेम्परेचर इससे नीचे जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और उन क्लाउड्स को अपन क्या बोलते हैं, PSC क्लाउड्स, जिसको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बोलते हैं। दोस्तों आप अच्छे से नोट्स बना लेना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको लाइन बाय लाइन भी आपको मैं समझाता चलूँगा। आपको राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड IES के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड RPSC MPPSC सभी एग्जामों के लिए जिनमें एनवायरनमेंट को कवर करता है वो, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों आप अच्छे से नोट्स बना के चलिए, मेरा मेहनत भी काम आए और आपका मेहनत भी काम आए, एंड आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों जो PSC क्लाउड्स बनते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या करते हैं दोस्तों, जो भी अपना एटमॉस्फेयर के अंदर है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जो लेयर के अंदर जो जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCC लिबरेट की गई है अपन के द्वारा, उनको क्या करता है, उनको रोकने के लिए जगह देता है। PSC क्लाउड्स रोकने के लिए क्लाउड से जगह देता है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो जाता है तो क्लाउड्स तो खत्म हो जाता है, लेकिन क्लोरीन क्या होता है, अपना ओजोन लेयर में जाकर के, वहाँ पर जाकर के अपना घर बना लेती है, और घर बनाने के बाद में अपना ओजोन के साथ में रिश्तेदारी बना लेती है। तो दोस्तों इस तरह से फिर ओजोन को ही, घर का भेदी लंका ढाए, इस तरह से ओजोन को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। और इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, जैसे ही सनलाइट आती है तो ये रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो इससे ये एक ट्रांसपोर्टेशन वे होता है अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कोई भी है, तो उनकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जिससे PSC क्लाउड की मदद से वो ओजोन लेयर तक पहुँच जाते हैं। ओजोन लेयर के पहुँचने के बाद में जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद में ओजोन को डिप्लीट करने लग जाता है, अपना ओजोन लेयर डिप्लीट करने लगती है, O3 मॉलिक्यूल्स होता है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। तो इस तरह से ओजोन होल है वो अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में ही देखने को मिलता है। तो इन द एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक रीजन द विंटर टेम्परेचर फॉल्स अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ द -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -50 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो भी अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन है उसमें टेम्परेचर कितना चला जाता है दोस्तों, -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। इन दैट द कंडीशन एट द पोल PSC क्लाउड्स फॉर्मेशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड PSC हेल्प टू रीच द CFC। जो PSC होता है वो क्या करता है, उनको हेल्प करता है टू रीच द CFCC एंड हेलोजेंस एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस टिल द ओजोन लेयर। जो PSC क्लाउड होता है वो PSC क्लाउड क्या करता है, ओजोन लेयर तक पहुंचने में उनको हेल्प करता है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से यही रीजन है कि अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में अपन को क्या देखने को मिलता है, होल देखने को मिला है, और यही रीजन है कि वहाँ पे ओजोन लेयर की थिकनेस भी क्या है, कम है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। आफ्टर रीचिंग द डिप्लीटिंग सब्सटेंस स्टेज इन द ओजोन लेयर, जैसे ही ओजोन लेयर में सब्सटेंसेस पहुँच जाते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, वो अपनी रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर रीचिंग द डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इन ओजोन लेयर दे स्टार्ट द रिएक्शन विद द O3 मॉलिक्यूल्स। O3 मॉलिक्यूल के साथ में, O3 के मॉलिक्यूल के साथ में हेलोजेंस होता है या फिर CFCCs होते हैं, जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों PSC क्लाउड आल्सो नोन एज द नेक्रियस क्लाउड्स एंड मदर ऑफ द पियर्स।
क्योंकि दोस्तों इनका शेप ही ऐसा ही होता है। ये मदर ऑफ पीएल्स एंड नेग्रिस क्लाउड इनको नाम दिया जाता है, तो पीएससी क्लाउड को इन नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मदर ऑफ पीएल्स के नाम से जाना जाता है एंड नेग्रिस क्लाउड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों जिनका जो फॉर्मेशन होता है पीएससी क्लाउड्स का, जो टेम्परेचर डाउन होता है उसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड स्पेशल टाइप का क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वो लगभग 15,000 से लेकर के 25,000 मीटर यानी कि 15 to 25 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये बनते हैं। और इससे ऊपर ही अपना ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 18 किलोमीटर या फिर 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर के से ही अपना क्या होता है, उधर इक्वेटर और पोल पे तो क्या होता है अपना डिफरेंट हाइट होता है। तो इस तरह से उसी हाइट तक अपना क्या है ओजोन लेयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये आसानी से ओजोन लेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो दोस्तों इतना अपन के समझ में आया कि पीएससी क्लाउड है वो कैसे ओजोन को डिफ्लेक्ट करते हैं, डिप्लीट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। दे फॉर्म एट द एल्टीट्यूड, अपन ने ये देख लिया था, दे फॉर्म एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 to 25,000 मीटर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज अपन कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए हर साल 16 सितंबर को अपन क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर वो किस डेट को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अभी जो अपन ने 2020 का जो ओजोन लेयर डे बनाया था, ओजोन दिवस मनाया था, उसका क्या थीम था दोस्तों? तो दोस्तों उसका थीम रखा गया था ओजोन ऑफ लाइफ 35 ईयर ऑफ द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों ये थीम है, कभी कभी आ जाता है कि इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर 2020 की थीम क्या थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये जनरल नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट है अपना पहला चैप्टर, तो इसमें अपन को इन चीज़ों को कंसीडर करना है। तो उसका क्या थीम था दोस्तों, ओजोन ऑफ लाइफ 35 ईयर ऑफ द ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन दोस्तों कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को सेव करने के लिए कौन कौन से एग्रीमेंट हुए थे, कौन कौन से कन्वेंशन हुए थे, तो उनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले स्टार्टिंग करके चलते हैं कि जो एग्रीमेंट सबसे सक्सेसफुल रहा था उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो साइन हुआ था कि कब हुआ था, ये मतलब कि ये प्रोटोकॉल है जैसे कि मेंबर ऑफ द कंट्रीज थे इसमें, जिसमें कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होती है, COP करके बोलते हैं, जो टाइम होती जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंट्री ने एक लीगली एग्रीमेंट किया था, बाइंडिंग एग्रीमेंट किया था कि हम भी ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट होने में जो सब्सटेंसेज है उनका प्रोडक्शन बंद करेंगे, उनको कम करेंगे। तो ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था। तो दोस्तों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो सबसे सक्सेसफुल रहा था। सबसे पहले साइन 1987 में किया गया था, इंडिया भी इसका मेंबर है एंड 1989 से इसको लागू कर दिया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1989। एंड अब देखते हैं दोस्तों, इट इज़ ए ग्लोबल बाइंडिंग एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर। कि कौन सी लेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर की जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था। बाय पासिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, यानी कि ODS, जितना भी ODS है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, उनका क्या करना है, फेजिंग आउट करना है और उनका प्रोडक्शन ही बंद करना है। तो इस तरह से ये लीगली एग्रीमेंट था, ग्लोबली लीगली एग्रीमेंट था, बाइंडिंग एग्रीमेंट था और ये सबसे सक्सेसफुल रहा था जिसने कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेज यानी कि ODS है उनका प्रोडक्शन कम किया और उन पे प्रोडक्शन कम किया और उनका यूज भी कम किया। ठीक है दोस्तों, इंडिया आल्सो मेंबर ऑफ दिस इन 1992। तो इंडिया 1992 में इसका मेंबर बना था। मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी इन द हिस्ट्री, देखो यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे सक्सेसफुल संधि थी, ट्रीटी, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट था। तो दोस्तों इस तरह से अपन को याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ, 1987, इंडिया कब बना, 1992, इफेक्ट में कब से आया, 1989। तो इस तरह से इन चीज़ों को अपन को याद रखना है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाती है। उसके बाद में सेकंड है वियना कन्वेंशन। तो दोस्तों वियना कन्वेंशन है जो क्या है कि ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, ये इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सबसे पहले है साइन इन 1969 में ये साइन हुआ था और इफेक्ट में कब से आया दोस्तों, 1980 से ये इफेक्ट में आया था। इट इज़ द इंटरनेशनल नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। कैसा है दोस्तों, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है
टू प्रोटेक्ट द ओजोन थ्रू कंट्रोलिंग, क्या करना है, कंट्रोलिंग नॉट फेजिंग आउट, एंड मॉनिटरिंग CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड डूइंग द रिसर्च वर्क ऑन दिस। इस पे अपन को रिसर्च करना है एंड कंट्रोल करना है एंड मॉनिटरिंग करना है, किसको, CFCs को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने भी है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है और या ODS है, उन पे अपन को रिसर्च वर्क करना है। इट इज़ नॉट द बाइंडिंग एग्रीमेंट, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इंडिया भी इसका मेंबर था। ठीक है दोस्तों, अब अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना फूड चेन। तो दोस्तों अभी अपन देखेंगे कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। तो दोस्तों फूड चेन और फूड वेब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपन के इसमें एनवायरनमेंट में। और फूड चेन क्या होता है दोस्तों, चेन आपने देखा होगा ना, एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती है, दूसरी कड़ी के बाद तीसरी कड़ी जुड़ती है, लिंक का फॉर्मेशन होता है। तो लिंक क्या होता है, एक लिंक दूसरे से, दूसरा लिंक तीसरे से, ऐसे करके एक चेन बनता है। लेकिन अगर वेब बनाना है, मेरे को जाल बनाना है, उसी चेन से जाल बनाना है, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक लिंक को दूसरे लिंक से, इस लिंक को चौथे लिंक से, इस लिंक को 10वें लिंक से, यानी कि इस तरह से सभी लिंकों को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो उस तरह से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, वेब, यानी कि फूड वेब। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अनाज खाता हूँ। अनाज क्या करता है, जैसे कि अनाज क्या करता है, खनिज लवण लेता है, सनलाइट लेता है, मेरे को शेर खाता है। सिंगल चेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अपन से नहीं समझो तो सीधे सट ये समझो सीधा कि जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऑपर खाता है, ग्रास ऑपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को क्या खाता है, अपना हॉक वगैरह जो भी खाता है। तो इस तरह से एक लिंक का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो चेन बनती है वो लिंक के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं अपन, फूड चेन बोलते हैं। तो दोस्तों आते हैं डेफिनेशन पे, एंड डेफिनेशन से इसको समझते हैं। इट इज़ द लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स, कैसा, लीनियर, रेखीय लिंक इन द फूड वेव। मतलब कि एक पूरा फूड वेव है, पूरा जाल है, उसमें क्या है अपना लीनियर नेटवर्क ऑफ द लिंक्स इन द फूड वेव, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर, किधर से स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर से जो उत्पादन कर रहा है उससे, एंड प्रेडिक्टर जो खत्म कर रहा है, जो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उस स्पीसीज तक एक लीनियर नेटवर्क जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो दोस्तों नीचे जो मैंने टेबल है उसको अपन आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे कि इसमें ग्रास है, जो प्रोड्यूसर है उसको क्या बोला दोस्तों, ऑटोट्रॉफ बोला। ग्रास ऑपर जो खा रहा है उसको, प्राइमरी जो रह रहा है उसको प्राइमरी कंज्यूमर, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद में प्राइमरी पे जो डिपेंडेंट है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी पे जो है उसको टर्सरी कंज्यूमर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ग्रास को ग्रास ऑपर को फ्रॉग के बाद में स्नेक के बाद में हॉक। तो इस तरह से, और इसमें क्या होता है दोस्तों, हर एक लेवल पे, जैसे कि ग्रास में सबसे ज़्यादा एनर्जी है 1000 किलो कैलोरी एनर्जी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो 1000 से 10% एनर्जी है, केवल 10% एनर्जी ही ग्रास ऑपर में जाएगी। यानी कि 1000 का 10% कितना हुआ दोस्तों, 1000 का 10% कितना हुआ दोस्तों, 100 किलो कैलोरी। यानी कि 1000 से 100 किलो कैलोरी ट्रांसफ़र होगा ग्रास ऑपर के अंदर, ग्रास ऑपर से 10%, फिर फ्रॉग में 10, फिर ऐसे करके स्नेक, हॉक, इसमें एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है दोस्तों। इसलिए तो बोलते हैं कि अपन को क्या खाना चाहिए, नेचुरल फूड खाना चाहिए, हैवी फूड नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, उसमें एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि पालक हुआ, गाजर हुआ, टमाटर हुआ, या फिर सोयाबीन हुआ, ऐसे है जो उसमें प्रोटीन, एनर्जी एंड फैट जो भी अपन को चाहिए वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और उसका लॉस नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने समझा कि फूड चेन क्या होती है, किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या ऑटोट्रॉप्स होता है, क्या हेटरोट्रॉप्स होता है। जो भी ये प्राइमरी पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप बोलते हैं। हेटरोट्रॉप में भी जो पहला उपभोक्ता होता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर, पहले उपभोक्ता के ऊपर जो डिपेंड रहता है उसको सेकेंडरी उपभोक्ता, उसके बाद टर्सरी। तो ऐसे ही ये चेन चलती रहती है। तो एक फूड वेव होता है, जाल होता है, उसमें एक लीनियर नेटवर्क जो बनता है खाने पीने का, जीवन यापन का, फूड का, एक एनर्जी का ट्रांसफ़र का, वो क्या कहलाता है दोस्तों, फूड चेन कहलाता है। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है, आप आई होप आप अच्छे से नोट्स बनाए लेंगे इनके और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों फूड वेब के बारे में। फूड वेब को अपन कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगर फूड वेब नहीं आए क्वेश्चन में, अगर कंज्यूमर रिसोर्स सिस्टम आ जाए तो उसको भी अपन को देखना है। तो दोस्तों अभी मैंने समझाया कि फूड वेब क्या होती है। पूरा एक जाल है, पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, लीनियर नहीं है, लीनियर में भी इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो आइए डेफिनेशन से इसको अच्छे से समझते हैं। ए फूड वेब इज द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन। क्या है? फूड चेन का इंटरकनेक्शन है। एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द व्हाट इज एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। तो जो अपनी इकोलॉजिकल कम्युनिटी है उसमें क्या है और वो क्या खा रहा है, वो और मतलब कि ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि क्या खा रहे हैं और किसको खा रहे हैं, और इकोलॉजी में अपनी जो सिस्टम है, कम्युनिटी सिस्टम है, उसमें क्या है। तो इस तरह से ये फूड वेब है। एक तरह से ये अपना फूड चेन का इंटरकनेक्शन है जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो यहाँ पे मैंने बनाया है। तो दोस्तों इसको थोड़ा आराम से समझना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सर्वे, झाड़ियाँ है, झाड़ियों को कौन खा रहा है? डियर खा रहा है या फिर रेबिट खा रहा है। डियर को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है। फिर रेबिट को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है। रेबिट को स्नेक खा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर खा रहा है। ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? बर्ड्स या स्यू खा रहा है। उसके बाद में बर्ड्स को स्नेक्स खा रहा है, स्नेक्स को हॉक खा रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये पूरा एक दूसरे पे कनेक्शन हो रहा है। जैसे रेबिट को स्नेक भी खा रहा है, बर्ड को हॉक भी खा रहा है, ग्रास ऊपर को बर्ड भी खा रहा है, स्यू भी खा रहा है। इस तरह से फिर स्नेक्स को लॉयन भी खा रहा है। इस तरह से ये पूरा एक जाल बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं अपन दोस्तों? फूड वेब बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। और इस फूड वेब में जो टॉप मोस्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीसीज होता है। दोस्तों फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना ही अपना इकोसिस्टम उतना ही सस्टेनेबल होगा। क्योंकि किसी भी लेवल पे किसी भी स्पीसीज का, किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी कम्युनिटी का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगा। इतना पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगा कि वो अनबैलेंस कर दे। तो इसलिए दोस्तों एकदम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी किसी भी लेवल पे, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, किसी भी स्पीसीज़ का क्वांटिटी होना, ज़्यादा होना, किसी भी कम्युनिटी का क्वांटिटी होना बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये क्या है, पूरा वेव है जो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होगा तो हर एक लेवल पे अगर उनकी क्वांटिटी सही है, बैलेंस में है, तो अपना फूड वेब भी क्या होगा? बैलेंस में होगा। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कीस्टोन स्पीसीज इन द लोअर लेवल सी ग्रासेस। तो जो लेयर लेवल पे जो कीस्टोन स्पीसीज होता है वो सी ग्रासेस होता है। एंड हायर लेवल पे जो होता है वो कीस्टोन एट द हायर लेवल, दैट इज द लॉयन। तो इन चीज़ों को अपन को याद रखना है कि लोअर लेवल पे है वो सी ग्रासेस एंड हायर लेवल पे है वो लॉयन को रखा गया है। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। अब दोस्तों इकोलॉजिकल पिरामिड की तरफ बढ़ते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने क्या किया है, पिरामिड के रूप में मेरा क्या क्या इकोसिस्टम में नंबर्स है, क्या क्या बायोमास है, क्या क्या उसका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उन सब का एक रिप्रेजेंटेशन किया है और कुछ भी नहीं किया। और उसका रिलेशन बताया है इकोसिस्टम के साथ में कि कैसे कैसे हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, बायोमास का क्या क्या लेवल है, क्या क्या लेवल नहीं है, तो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको डेफिनेशन से। आप नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से आपको समझना है, नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। नोट्स बना के चलोगे तो आपको हेल्पफुल रहेंगे राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, एंड जेईई के लिए जो एनवायरनमेंट फिक्स की थी, उसका ये पहला चैप्टर चल रहा है दोस्तों। अपन अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों, स्लोली कवर करेंगे, कोई भी इतना जल्दी नहीं है। अभी फॉरम का लास्ट डेट भी नहीं गया है और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको पूरा एनवायरनमेंट अच्छे से कवर कराने की कोशिश करूंगा। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा। उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, IAS IES उनमें आए हुए, या फिर अदर स्टेट की एग्जाम MPPSC UPSC उन सब में जो आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को, एनवायरनमेंट क्वेश्चन को, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, डेफिनेशन की सहायता से इसको देखते हैं, डेफिनेशन की हेल्प से इकोलॉजिकल पिरामिड को समझते हैं। आप नोट्स बना के चलिए।
इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपन। किसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप क्या है विद इन एन इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम। ईच बार ऑफ द पिरामिड, जो भी मैं पिरामिड बनाऊंगा उस पिरामिड में ईच बार ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रॉपिक लेवल कुछ नहीं होता, एक स्टेज होता है जहाँ पे अपना एनर्जी का या बायोमास का या नंबर्स का क्वांटिटी को अलग अलग शो करता है, वो ट्रॉपिक लेवल होता है। एंड देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, किस लेवल पे ज़्यादा होगा, किसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, किसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपन, किसका अपराइट होगा, किसका इन्वर्टेड होगा, इन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। विच इज़ बेस्ड ऑन द हु ईट हूम, कौन किसको खाएगा। एंड रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो बॉटम टू टॉप। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, ये एनर्जी का फ्लो बता रहा है, और ये फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, बॉटम से टॉप की तरफ जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसके बारे में अपन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अपना इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। इट इज़ द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है उनके रिलेशनशिप का। एंड ईच बार ऑफ द पिरामिड में जो भी ईच बार है उसका जो हर एक लेवल है वो ट्रॉपिक लेवल कहलाता है, और रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक लेवल एंड देयर ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन द हु ईट हुम। और उसका जो ऑर्डर देते हैं वो इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन किसको खाएगा। एंड रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द एनर्जी, जो रिप्रेजेंट करता है किसका फ्लो, एनर्जी का फ्लो करता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, बॉटम टू टॉप टू एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि अपना इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो कौन कौन से टाइप का होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को मैंने 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया है दोस्तों। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे अपन देखेंगे कि पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे तो ये पिरामिड ऑफ नंबर्स अपनी एक क्वांटिटी को, नंबर्स को शो कर रहा है। नंबर्स का पिरामिड है जो अपना हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों ये अपराइट और इन्वर्टेड दोनों ही पॉसिबल हो सकता है। अपराइटेड भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे 2 पिरामिड मैंने बनाए हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं कि इधर देखें अगर फॉरेस्ट या टेरेस्ट्रियल के रूप में देखें तो पिरामिड ऑफ नंबर में पहला है यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है। प्रोड्यूसर ज़्यादा होता है, जैसे कि घास फूस है वो ज़्यादा होता है इन नंबर्स में। उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसका क्वांटिटी कम होता जाता है। उसके बाद में टर्सरी कंज्यूमर, जैसे अपन ने देखा था स्नेक ज़्यादा होते हैं इन द नंबर ऑफ हॉक कम होते हैं। ऐसे ऐसे ही इसका लेवल है, वो नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोड्यूसर है जैसे घास फूस है या प्लांट्स है, वो उनके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका क्या है कि ये यहाँ पे ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर है वो कम है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर को नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये पिरामिड ऑफ नंबर अपना रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दोस्तों ये तो हुआ अपराइट, और जो इन्वर्टेड है उसका क्या है कि यहाँ पे जो पैरासाइट है, जो परजीवी है, वो सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में है। उसके बाद में हर्ब्स या पैरासाइट जो भी है वो, उसके बाद में ट्रीज, यानी कि ट्रीज पे जो डिपेंडेंट है वो ट्रीज है, वो उन पे जो डिपेंडेंट है हाई हर्ब्स या पैरासाइट जो भी है, उनका क्वांटिटी क्या है होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह से ये इन्वर्टेड भी पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये था पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में अपन डिस्कस किए। उसके बाद में है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो दोस्तों पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये अपराइट और डाउनवर्ड दोनों, इन्वर्टेड दोनों टाइप का हो सकता है, यानी कि अपराइट का भी हो सकता है और इन्वर्टेड का भी हो सकता है। तो बायोमास लेवल पे ग्रास का सबसे ज़्यादा बायोमास को कंसीडर किया। उसके बाद में ग्रास ऑफर, उसके बाद में फ्रॉग, उसके बाद में स्नेक, उसके बाद में हॉक्स। तो ये सब अपने बायोमास के रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ये इस तरह से ये तो था अपराइट। डाउन में देखा जाए तो सबसे पहले क्या इधर देखे तो फाइटोप्लांट्स एंड जू, प्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेज, लार्ज फिशेज, ऐसे करके ये इन्वर्टेड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि लार्ज फिशेज का सबसे ज़्यादा बायोमास है, उसके बाद में स्मॉल फिशेज, उसके बाद में जू प्लैंक्टन्स जो कि जीव जंतुओं को रिप्रेजेंट करता है, फाइटोप्लांट्स जो पानी के अंदर अपने है पेड़ पौधे उनको रिप्रेजेंट करता है। तो प्लैंक्टन क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्टन। जू की मतलब एनिमल्स से रिलेटेड, फाइटो मतलब प्लांट से रिलेटेड के बारे में अपन को जानकारी देता है। तो इस तरह से पिरामिड ऑफ द बायोमास है वो इन्वर्टेड पॉसिबल है इन द केस ऑफ द, अब इसमें देखो लार्ज फिशेज है यानी कि एक्वाटिक की बात कर रहा है, इधर अपने टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, तो जिसमें ग्रास है, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, स्नेक है, तो उसमें क्या है अपना ये अपराइट है और इसमें क्या है इन्वर्टेड है। उसके बाद में दोस्तों पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी या फिर पिरामिड ऑफ द एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी या पिरामिड ऑफ एनर्जी में देखें तो ये दोस्तों हमेशा अपराइट होता है, ये हमेशा अपराइट होता है। एंड दोस्तों इसमें क्या होता है कि डिक्रीज द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपना जो एनर्जी का फ्लो होता है वो क्या करता जाता है दोस्तों, कम होता जाता है। तो अब इसमें देखें कि दोस्तों अगर मैं प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी का लेवल देखूं, प्रोडक्टिविटी उसकी अगर देखूं तो 10,000 किलो कैलोरी है, 10,000 कैलोरी है। अगर मैं प्राइमरी प्रोड्यूसर पे जाता हूं तो उसका क्या है कि 10% है, वही आगे अपवर्ड में जाएगा। तो 10% में गया तो दोस्तों कितना गया प्राइमरी कंज्यूमर पे 1000 किलो कैलोरी, उसका 10% देखा तो 100 किलो कैलोरी, उसका 10% देखा तो 10 किलो कैलोरी टर्सरी कंज्यूमर के अंदर ट्रांसफर हुआ है। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी या एनर्जी लेवल है पिरामिड का हमेशा सीधा है, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज द रेट ऑफ द एनर्जी फ्लो। यानी कि अपन जैसे कि घास फूस है या फिर उसके ऊपर जो ग्रास ऊपर है उसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो एक तो डायरेक्टली ग्रास से अपन खा रहे हैं तो अपन को एनर्जी मैक्सिमम क्वांटिटी मिलता है, और इनडायरेक्टली अगर खाते हैं फिश वगैरह खाते हैं तो उसमें एनर्जी का लेवल क्या होता है अपना कम होता जाता है। जैसे जैसे कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, तो उसमें एनर्जी का लेवल है वो फ्लो है, रेट है जो एनर्जी की वो फ्लो की वो कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अपन को याद रखना है। इस तरह से आ भी जाता है कि बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा, तो इसको अपन को याद रखना है। तो नंबर का और बायोमास का इन्वर्टेड बहुत पॉसिबल है, अपन ने देख ही लिया था इधर टेरेस्ट्रियल में और एक्वाटिक में, तो बायोमास का इसका। लेकिन जो एनर्जी है, जो प्रोडक्टिविटी का जो पिरामिड है वो हमेशा क्या होता है अपराइट होता है, और एनर्जी का जो फ्लो है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, अपराइट में क्या होती जाती है, कम होता जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन, इकोलॉजिकल नीचे। अब दोस्तों इकोलॉजिकल नीचे को आपको एक तरह से समझना है। कैसे समझना है? इकोलॉजिकल नीचे को ऐसे समझना है कि मैं मेरे समाज में रह रहा हूँ, मैं किसी भी समाज का एक लड़का हूँ, मैं किसी भी समाज का एक आदमी हूँ, तो मेरे उस समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। अगर मैं इस एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, इस एनवायरनमेंट के प्रति, इस इकोसिस्टम में रह रहा हूँ, इस बायोस्फीयर में रह रहा हूँ, तो मेरे इसके प्रति क्या जवाबदेही है, क्या इम्पोर्टेंस है, मैं इसके लिए क्या रोल अदा कर सकता हूँ, ये है अपना इकोलॉजिकल नीचे। तो दोस्तों ये अपनी एक तरह से इम्पोर्टेंस को बताता है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है जिनको मैं फुलफिल कर सकता हूँ, उनके बारे में अवेयरनेस देता है, उनके बारे में जानकारी देता है कि इकोलॉजिकल नीचे। तो दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल नीचे को डेफिनेशन से, आप नोट्स बना के चलिए। इकोलॉजिकल नीचे इज ए टर्म फॉर द पोजीशन ऑफ स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम। ये क्या करता है कि पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी स्पीसीज को, किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, एंड डिस्क्राइबिंग बोथ द रेंज ऑफ कंडीशन नेसेसरी फॉर परसिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज एंड इट्स इकोलॉजिकल रोल इन द इकोसिस्टम। उसके परसिस्टेंस के लिए क्या क्या कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है, उनको डिस्क्राइब करता है इकोलॉजिकल नीचे, एंड उसका अपने इकोसिस्टम के प्रति क्या रोल है उसके बारे में अपन को एक्सप्लेन करता है इकोलॉजिकल नीचे। तो यानी कि इकोलॉजिकल नीचे इज ए टर्म फॉर द पोजीशन ऑफ स्पीसीज, क्या उस स्पीसीज की पोजीशन क्या है उस इकोसिस्टम के अंदर, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है उस इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के अंदर उसके सर्वाइव करने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, एंड उस इकोलॉजिकल सिस्टम में इकोलॉजिकल रोल क्या प्ले अदा कर सकता है, वो क्या रोल कर सकता है उसमें इकोसिस्टम को सस्टेन करने में।
तो ये अपना डिफाइन करता है इकोलॉजिकल नीचे। ए नीचे इज द रोल दैट स्पीसीज प्ले इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स, वेयर इट लाइव, वेयर इट रिप्रोड्यूस एंड इट्स रिलेशनशिप विद द अदर स्पीसीज। जैसे मैंने कहा था ना दोस्तों, मैं क्या खाता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, दूसरों के साथ में क्या बिहेवियर है, ये मेरा क्या करता है, एक नीचे को रिप्रेजेंट करता है। अगर इकोलॉजी के प्रति मैं बात करता हूँ तो इकोलॉजिकल नीचे आ जाता है, अगर सोसाइटी के प्रति बात करूँगा तो मैं सोसाइटिकल नीचे आ जाएगा। तो ए नीचे इज द रोल दैट स्पीसीज प्ले इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ फूड प्लेज, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ फूड इट ईट, कौन सा खाना वो खाता है, वेयर इट लाइव, वह कहाँ रहता है, वेयर इट रिप्रोड्यूस, कहाँ पे वो रिप्रोड्यूसिंग करता है, एंड इट इज रिलेशनशिप विद द अदर स्पीसीज, अदर स्पीसीज के साथ में उसका क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों इस तरह से ये अपन को एक नीचे का समझ में आया कि इकोलॉजिकल नीचे क्या है। कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल नीचे कहलाता है। इनडायरेक्टली इट डिफाइन या एक्सप्लेन, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन रेस्पेक्ट टू द अदर स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। सही है, मेरा क्या रोल है, दूसरे क्या रोल अदा कर रहे हैं दूसरे लोग, किसी भी स्पीसीज का किसी भी इकोसिस्टम में अदर स्पीसीज के रेस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, उसका क्या फंक्शनल रोल है, क्या पोजीशन है, उन सब के बारे में अपन को डिटेल उनके बारे में जो बताता है वो एक्सप्लेन करता है, वो डिफाइन करता है, वो क्या है, इकोलॉजिकल नीचे। इफ द नीचे विल मोर देन द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी विल बी मोर। अगर मैं दोस्तों मैं कहाँ रहता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या ये सब चीज़ों की जानकारी है अगर है मेरे को, मेरा क्या रोल है, मैं एक स्पीसीज हूँ, इकोसिस्टम के प्रति इकोलॉजिकल सिस्टम में मेरा क्या इंपॉर्टेंस है, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, अगर नीचे ये सब कुछ ज़्यादा होगा, रोल ज़्यादा होगा, किसी भी स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ में इंटरेक्शन कैसा है, तो वो इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो वो स्टेबल और स्टेबल के साथ भी स्टेबल विल बी मोर, अगर ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि अगर मैं दोस्तों एक बात करूं कि जैसे कि मैं एक इकोसिस्टम की बात करता हूं तो जिसमें इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट को कौन खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, एंड फ्रॉग को कौन खा जाता है, स्नेक खा जाता है। और इस तरह से जो साइकिल चलती है अपनी फूड चेन या फूड वेब के थ्रू, तो उससे अपन को क्या रिजल्ट देखने को मिलता है अपना, यानी कि इकोलॉजिकल नीचे को समझे तो इंसेक्ट क्या कर रहा है, खाना प्रोवाइड करा रहा है, किसको, फ्रॉग को, यानी कि फ्रॉग भी इंसेक्ट को खा रहा है, वो अपना रोल अदा कर रहा है कि इंसेक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। इंसेक्ट क्या कर रहा है फ्रॉग के लिए कि फ्रॉग मेरे को खाएगा और उसका जीवन यापन होगा, उसका ये रोल है। उसके बाद में फ्रॉग क्या कर रहा है, स्नेक को खा रहा है, स्नेक फ्रॉग को खा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि स्नेक का खाना प्रोवाइड हो रहा है उसके थ्रू। तो इससे क्या होता है, लिमिट इंसेक्ट्स, जो भी इंसेक्ट्स होंगे उनका लिमिट होगा। इस तरह से अगर साइकिल चलेगी, स्टेबल होगा, बैलेंस में होगा, तो एंड सर्व एज ए फूड सोर्स, जो भी फूड का जो सोर्स है उसको प्रोवाइड कराएंगे। एंड एरिटेट द सोइल, अपनी सोइल है उसके लिए भी एरिटेड होगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंस होगा, उसके लिए भी फायदेमंद होगा। इस तरह से जो होता है दोस्तों वो इकोलॉजिकल नीचे है, जिसमें कि हर एक स्पीसीज की इकोसिस्टम के प्रति क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या रोल है, उन सब के बारे में जानकारी देता है। एंड दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल सोचता हूँ दोस्तों कल एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, या फिर नेक्स्ट अपना जो शेड्यूल है उसी हिसाब से वीडियो अपलोड किए जाए, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। एंड दोस्तों सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।